सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं महाविश निसार। नाजरीन, दहशतगर्दी वो नासूर है जिसके खात्मे के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान ने 70,000 से जायद कीमती जानों का नजराना पेश किया और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया। ये जंग वो जंग थी जो दर हकीकत हमारी थी ही नहीं। भारत जैसी दहशतगर्द रियासत और इसके सहूलतकारों ने खित्ते का क़याम अमन बर्बाद करने के लिए इंसानी जानों से खिलवाड़ किया और आज तक ये घिनौना खेल जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के बहादुर सपूत एक तवील अरसे से अपनी कीमती जानों के नजराने पेश करते आ रहे हैं। हमारी अफवाज ने कभी पाकिस्तान और इसके अवाम पर कोई आंच नहीं आने दी, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान को जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है उनमें दहशतगर्दी का मसला टॉप ऑफ द लिस्ट है। दहशतगर्दों के बाज़ गिरोह इस मकसद के लिए मजहब के नाम पर नापुख्ता जहनों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उन्हें वरगलाते और बहकाते हैं। लेकिन इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात बहुत वाज़े हैं जिनकी रूह से रियासत के खिलाफ मुसल्ला जिद्दोजहद आखिरी हद तक ममनू है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस मौजू पर एक मुफस्सिल फतवा यानी पैगाम पाकिस्तान के नाम से जारी किया है, जिस पर 1800 उलमाए कराम के दस्तखत मौजूद हैं। और इसी हवाले से जुमे को तमाम मकातबे फ़िक्र के मुमताज़ उलमा और मशाइख ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने पैगाम पाकिस्तान को सराहते हुए कहा कि किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना इम्तियाज़ के बग़ैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है और रियासत के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई काबिल कबूल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर बराए वज़ीर आज़म अल्लामा ताहिर अशरफी साहब और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीर हैदर अली गिलानी साहब। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करना चाहूँगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से। अल्लामा साहब, बहुत ही अहम पेशरफ्त है ये पैगाम पाकिस्तान, और पाकिस्तान चूँकि एक देरीना इस मसले से उलझता चला आ रहा है, हम इसको काउंटर कर रहे हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी रियासत और इदारे दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए खित्ते में क़याम अमन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाए हुए हैं। इसके लिए उलमाए कराम की क्या राय है, और ये भी फरमाइएगा पैगाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगाम गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पैगाम पाकिस्तान कुरान और सुन्नत का, अगर मैं ये कहूँ कि जो पैगाम इस्लाम है उसी से पैगाम पाकिस्तान लिया गया है। इस्लाम का पैगाम है अमन, रवादारी, मोहब्बत। इस्लाम का पैगाम है कि कोई एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पैगाम इस्लाम है कि वो मैं यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, कि जो किसी एक मोमिन को कत्ल करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। इस्लाम का पैगाम है कि रवादारी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ कर रखें, और वही पैगाम पाकिस्तान में बयान हुआ है। पाकिस्तान के उलमा मशाइख ने बिल इत्तिफाक मुफ्तियान अज़्ज़ाम ने पैगाम पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तानी कौम को भी और उम्मत को भी एक तोहफा दिया, जिसमें तमाम वो मसाइल जो इस वक्त हैं, खा वो दहशतगर्दी का मसला है, इंतहा पसंदी का मसला है, जिहाद के हवाले से रहनुमाई है, वो सब कुछ बयान किया गया है उसमें। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो है पाकिस्तान की उलमा की, मशाइख की, पाकिस्तान की रियासत की। और इस हवाले से जो मुलाकात हमारी हुई मोहतरम सिपा सलार से, जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से, उसमें तमाम चीज़ों को वाज़े अंदाज में जो है बयान किया गया। उलमा ने भी बयान किया और क़यादत ने भी बयान किया, और सब इस नतीजे पर पहुँचे और इस इत्तिफाक पर पहुँचे कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए जो है जद्दोजहद करेंगे, और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ और जो तकफीरियत है या फितनाबाजी है
उसके खिलाफ पाकिस्तान के उलमा मशाइख अपनी रियासत, अपनी हुकूमत और अपने सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। बिल्कुल बिल्कुल। पीर हैदर अली गिलानी साहब हमारे साथ हैं। पीर साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से अब उलमा ने भी अपना किरदार अदा करना शुरू किया, और इस्लाम तो है ही अमन और सलामती का दीन, और दहशत गर्दों की जो सहूलतकार हैं, एक अरसे से हम ये देख रहे थे कि वो दीन इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दुनिया के सब पुरअमन मज़हब दीन इस्लाम में इस किस्म की हमें कोई तालीमात नहीं मिलती हैं। तो फिर उलमा के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो उलमा और मशाइख हैं वो पाकिस्तान में एक पिलर की हैसियत रखते हैं, और मैं इसको इस रियासत का सबसे अहम स्तून जानता हूँ। और इस ज़मन में जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने, हाफिज़ सैयद मुनीर शाह साहब ने कदम उठाया कि उन्होंने इस रियासत के सबसे अहम स्तून को, मुल्क में जो मौजूदा मसाइल थे, दहशत गर्दी के मसाइल हैं, दीगर जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनके हवाले से मसाइल दरपेश हैं, तो इन तमाम मसाइल के होते हुए जो उन्होंने ये कदम उठाया कि उलमा मशाइख को उनमें शामिल किया जाए और उनसे राय ली जाए कि इसके ऊपर जो पाक आर्मी का मौक़िफ़ है, आया वो मौक़िफ़ ठीक है या उसमें कोई लचक पैदा की जाए या सख्ती पैदा की जाए। तो जब हम वहाँ पर मौजूद थे तो तमाम जितने भी उलमा और मशाइख मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग मौजूद थे, उन तमाम ने हाफिज़ साहब की बात की तबाह की। और मैं समझता हूँ उसकी वजह ये थी कि हाफिज़ सैयद मुनीर शाह साहब का जो बयान था वो कुरान करीम की आयात की रोशनी में था। तो हम में से बहुत से लोग चाहते हुए भी शायद उससे इख्तिलाफ़ ना कर पाते, और जिस तरीके से उन्होंने कुरान को बयान किया वो काबिल तहसीन है। और यकीनन हमारे इस मुल्क को ऐसे ही एक जुर्रतमंद सैयदज़ादे की ज़रूरत थी जो कुरान का इतलाक़ इस मुल्क पे कर सके, और जो इस मुल्क के कवानीन हैं उनको कुरान के असूलों के मुताबिक ढाले। मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करके हुज़ूर इस्लाम का वो कौल याद आ गया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और अपनी इतरत। तो हाफिज़ सैयद मुनीर शाह साहब ने बहैसियत सैयदज़ादे के, बहैसियत इतरत रसूल के जिस तरीके से कुरान को किया, तो ये ऐसे लग रहा था कि ये कौल बड़े ठीक तरीके से उन पर फिट आ रहा है। तो जो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, इससे यकीनन चूँकि उलमा और मशाइख का एक किरदार है और वो किसी भी कौम की ज़हनी नशोनुमा में एक कुलीदी किरदार अदा करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो उलमा मशाइख वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो हाफिज़ साहब की तकरीर सुनी, हमारे आर्मी चीफ साहब की, वो उसका इतलाक़ जाके आप अपनी मामूल की ज़िंदगी में करेंगे और लोगों को इस चीज़ से शनासाई दिलाएंगे कि जो हमारी आर्मी इस वक्त कर रही है, यकीनन वो मुल्क के वसी तर मफाद में कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं, हैदर अली गिलानी साहब, फोर्सेस तो अपना काम कर रही थी, अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रही हैं, और जहाँ तक हमारे शहरी जो हैं, हमारी कौम, हमारे लोग, हमारे अवाम जो हैं, उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सफ़र भी किया है। कहीं अगर हम देखते हैं धमाका हो जाता है तो आम अवाम जो है वो बेचारे उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है, हम समझते हैं कि इंतहाई ना सिर्फ की समझदारी बल्कि दूरअंदेशी का ये कदम है। ताहिर अशरफी साहब हमें वापस ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर अशरफ साहब, हम बात कर रहे हैं कि फोर्सेस तो अपना किरदार अदा कर रही हैं, वो तो अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, आम अवाम भी बहुत मुतासिर है, लेकिन अवाम के हौसले भी बुलंद हैं। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है कि उलमाए कराम को इसमें शामिल किया गया, वो अवाम की ना सिर्फ के इसमें नुमाइंदगी करें बल्कि मजहब क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, उन तालीमात से अवाम को रोशनास कराएं कि जो दहशत गर्दी है उसका किसी मजहब में ना तो कोई वजूद है और इस्लाम में तो सिरे से ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। देखिए, उलमा तो पहले भी इस जंग में अपने सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के शाना बचाना है। 9/11 के बाद जो हम पर दहशत गर्दी की जंग मुसल्लत की गई थी, हमने उसमें हमारे 8,000 से जायद उलमा और मजहबी कायदीन शहीद हुए हैं। हमारी फौज के जवान 90,000 से जायद पाकिस्तानी उसमें शहीद हुए हैं।
लेकिन ये कल जो 2 रोज पहले मोहतरम सिपा सलार के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें बहुत सी चीजें जो जदीद है, जो नई है, उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल है, उसमें फलस्तीन का मामला है, उसमें और बहुत से मामलात हैं। वो जब सारी चीजें सामने आई हैं तो एक नौयत बदली है मामलात की, और उसमें एक अहम तरीन मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए हमें क्या करना है। हम अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छा ताल्लुक चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, 42 साल हमने उनकी खिदमत की है, अब भी करने को तैयार है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अगर काबुल में धमाका हो, जलालाबाद में धमाका हो, कंदहार में धमाका हो, मजार शरीफ में धमाका हो, तो हमारे अफगान भाइयों को कबूल होगा? हरगिज नहीं कबूल होगा। हमें भी कबूल नहीं होगा कि किसी एक अफगान हमारे भाई का खून बहे। तो फिर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, अगर उसके जाके लिंक मिलते हैं जो अफगानिस्तान में लोग बैठे हैं या वहाँ पर जो तंजीमें हैं, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? उसके खिलाफ एक्शन करना हुकूमत अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। निगरान अफगान हुकूमत को उस पर एक्शन करना चाहिए। और अगर वो एक्शन नहीं करते और हमें कहते हैं आप अपना घर ठीक करें, तो अब हमने फैसला कर लिया, हम अपना घर ठीक करेंगे। हम अपने घर में कोशिश करेंगे कि कोई हमारे बच्चों का खून ना बहाए, कोई हमारे नमाजियों पे हमलावर ना हो, कोई हमारी फोर्सेस पे हमलावर ना हो। लिहाजा ये जिस तरह अफगानिस्तान का हक है कि वहाँ पर अमन व अमान बरकरार रखना वहाँ की इमारत इस्लामिया की हुकूमत का काम है, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम रखना हमारी रियासत का काम है। और इस हवाले से जो मुस्बत और जायज़ देखे, कुरान करीम ने हमें हुक्म दिया है, व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अच्छे कामों में ताउन और गैर शरई उमूर में मुहासबा। अगर हमारी रियासत अच्छा काम करेगी हम बिल्कुल उसकी तायीद करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगी हम बिल्कुल उसको वेलकम करेंगे। कोई चीज ऐसी होगी जो कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ होगी, हम जरूर उस पर मुहासिब का किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है कि हमारे लोगों का खून भी बहता रहे, यहाँ दहशतगर्दी भी हो, हमारे इमलाक पर हमला भी हो और हम उसको खामोशी से देखते रहे। ये मुमकिन नहीं रहा। अब बहुत ज्यादा खून बह गया, दोनों मुल्कों में बहुत खून बहा है। हमें मिलकर, और मैं ये भी वाजे कर दूं कि हमारे कतई तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात का खात्मा नहीं हुआ, हमारी बातचीत हो रही है। उनका वफद कल भी यहाँ पर था, वो हमारे भाई हैं। एक भाई अपने दूसरे भाई से ये चाहता है कि मेरे बच्चों का जो नुकसान करने वाला है, जो खून बहाने वाला है, उसके पीछे या उसकी वो आपकी सरजमीन पर नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कहीं आपकी सरजमीन का नाम नहीं आना चाहिए। इतनी भी हमारी जो है गुजारिश है अपने अफगान भाइयों से भी। और जहाँ तक हमारे जो अफगान मुहाजिर गैर कानूनी यहाँ थे वो जा रहे हैं, बड़ी वजीर आजम ने सख्ती से हिदायत दी हैं कि कोई उनको नाजायज तंग नहीं करे, कोई उनकी हक तलफी ना करे। और जो भी जाते हुए, हत्ता कि हमने पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से ये फतवा भी दिया है कि उनके जो चीजें हैं वो बेच रहे हैं, तो ये ना समझे कि वो मजबूर हैं, उनका जो मार्केट का रेट है उसके मुताबिक खरीदी जाए। लेकिन हमारा ये हक है कि हमारे जिस तरह अफगानिस्तान का हक है कि वहाँ कोई गैर कानूनी आदमी न रहे, ऐसे ही हम भी चाहते हैं पाकिस्तान में भी कोई गैर कानूनी न रहे। बेशक बेशक। अच्छा ताहिर शरीफ साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, हमारी जो जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल सिचुएशन है, ऐसे में हमें अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात दोनों तरह से सामना रहा है। उलमाए कराम जिस तरह से पहले भी अपना किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा वाज़े है, ज़्यादा क्लियर है और ज़्यादा वो बढ़ चढ़ कर अब इसमें अपना किरदार अदा करें। तो इससे आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ प्रोडक्टिव होगी, यूज़फुल होगी कि एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है या किसी मस्जिद या मदरसे में हिफ्ज़ करने जा रहा है, पारा पढ़ने जा रहा है, उन सब को, क्योंकि हर मसलक, हर तबके के जो रहनुमा हैं मजहबी, जो उलमा हैं, इस्लामी तालीमात डिलीवर करने वाले लोग हैं, उन्हें ये पता है, वो बच्चों को ये डिलीवर कर सकते हैं बहुत छोटी उम्र से, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जिस तरह से कम उम्र बच्चों को, इमेच्योर बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, अब इसके आगे एक बंद बांधा जा सकेगा, ये सिलसिला रुक जाएगा कुछ अरसे में इंशाल्लाह। देखिए, इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। उलमा का काम का हमारा, अल्लाह ने भी हमें इसका मुकल्लिफ बनाया है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ।
जो हम कर सकते हैं हमें करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमें अपने बच्चे को अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी बनाना होगा। इस वक्त दुनिया में अगर मेरा सवाल है, जो लोग कहते हैं कि दुनिया में बॉर्डर नहीं है, तो क्या अगर आज आप मक्का और मदीना जाना चाहें और एक कागज पे आप अपना नाम लिख लें और नीचे लिख लें मैं मुसलमान हूं, तो क्या सऊदी एयरलाइन या पाकिस्तानी एयरलाइन या दुनिया की कोई एयरलाइन आपको टिकट दे देगी? नहीं। वो कहेंगे जाके वीजा लेके आओ भाई, बिल्कुल जो ज़ाब्ता है उसे पूरा करो। तो हमने एक मुआहिदा किया जिसको कुरान करीम भी ये कहता है कि वाउफू बिलअहद इन्नल्लाह काना मसऊला, वादों को पूरा करो, वादों के बारे में पूछा जाएगा। हम समझते हैं कि हम सबको अपने अपने दायरा कार में रहकर पाकिस्तान को बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने की जरूरत है, जहाँ पर इखलाकी लिहाज से, काशी उरियानी के हवाले से और कई उमूर हैं जिनमें इस्लाह की जरूरत है, और इस पे हम सबको मिलकर काम करना है, तभी पाकिस्तान एक रोशन और मुस्तकबिल वाला पाकिस्तान बनेगा। इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, पीर हैदर गिलानी साहब भी हमारे साथ हैं। हैदर गिलानी साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की, जिस तरह से तमाम उलमा अब अपना पहले से ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर रहे हैं और ज़्यादा वाज़े है, आप क्या समझते हैं कि अब ये ज़्यादा ना सिर्फ के कारगर होगा, ज़्यादा यूज़फुल होगा, आम लोग, बच्चे जो हमारे कम उम्र नौजवान, छोटे बच्चे या कि जो इमेच्योर हैं अभी, उनको भी एजुकेट किया जा सकता है कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं और दहशतगर्दी क्या है? उन्हें अब कोई बरगला नहीं सकेगा। जी बिल्कुल, अभी जो अप्रोच हमारे आदमी की तरफ से इस्तेमाल की गई है, मैं इस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि नहायत ही प्रैक्टिकल अप्रोच इस्तेमाल की गई है, क्योंकि किसी भी किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा हो ये मुमकिन नहीं था जो ग्रास पर लेवल पर जाकर बच्चों के जहनों में जाकर उनकी नशोनुमा करे, उन्हें बताए कि हमारा इस्लाम क्या कह रहा है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने ये एक ठीक प्रैक्टिकल अमल किया कि उन्होंने इस ज़िमन में तमाम उलमा मशाइख को इकट्ठा किया और फिर उनको एक पैगाम किया। तो अब ये जो पैगाम हमारे पहले कहा कि चाहते हुए भी हम उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुरान करीम की रोशनी में था और नहायत ही मुदल्लल किस्म का उन्होंने बयान दिया। तो अब जब वो ये मुदल्लल बयान लेके हम भी लोगों के पास जाएंगे, तो हमारे पास भी ये अप्रोच मौजूद होगी कि हमें इस्लाम क्या सिखाता है, जिहाद को किन टर्म्स में हमने डिफाइन करना है और हमने कैसे समझाना है कि हमारा कुरान करीम जो है लायक फिर दीन की तरफ भी इशारा करता है कि दीन में सख्ती नहीं है और हमें एक नर्म अप्रोच लेकर चलना होगा। हमें अपने आसपास के लोगों को भी देखना होगा जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, वहाँ पर भी हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा, यानी देखना होगा कि कहीं हमारा रवैया सख्त तो नहीं है। तो जो जनरल साहब ने अपनी अप्रोच बताई, तो उन्होंने एक बड़ी नर्म अप्रोच बताई कि पहले वो डायलॉग की तरफ गए, जब देखा कि डायलॉग से काम नहीं बन रहा तो फिर उन्होंने ये अपना कंसर्न समझा कि हमारा कोई एक बंदा भी, एक बच्चा भी मारा जाए तो ये स्टेट है कि रोकथाम करे। तो ये जो उलमा मशाइख को बिठाकर समझाना कि हमारा कुरान किस जिहाद की तरगीब देता है, वहाँ पर उन्होंने जिहाद के बारे में बताया कि जिहाद कैसा होगा, और हमारी खुद और ये अल्लाह के साथ निस्बत की वजह से ये अप्रोच होती है कि आपने दीन में सख्ती से काम नहीं लेना और आपने जिहाद को इस तरीके से लेकर चलना है कि वो जिहाद बिन नफ्स जो लोग कर सकते हैं वो जिहाद उस तरीके से करें, जो जिहाद जुबान कर सकते हैं वो जिहाद बिल जुबान करें, जो जिहाद बिल माल कर सकते हैं वो जिहाद बिल माल करें। बेसिकली ये लफ्ज़ जिहाद जहद से निकलता है, जिसका मतलब कोशिश के होते हैं। तो ये आर्मी साहब ने ये जो कोशिश की कि उलमा मशाइख को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, तो ये मैं समझता हूँ उन्होंने एक जिहाद का आगाज़ कर दिया है। और इंशाल्लाह जैसा कि वहाँ पर उलमा ने भी और मशाइख ने भी उनकी तायद की, डेफिनेटली हम ग्रास रूट लेवल पे अपने बच्चों की नशोनुमा ऐसे करेंगे और लोगों को बताएंगे कि जिस तरफ हमारी पाक फौज लेके हमें जा रही है वो एक नहायत ही मुनासिब रास्ता है। फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने जो अपनी पॉलिसी बयान की, मेरी खुद फ़लस्तीनी एम्बेसडर से पिछले दिन मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि वो हमसे किस किस्म की मदद चाहते हैं। सही। तो उन्होंने, आप चूँकि खानका से ताल्लुक़ रखते हैं, आले रसूल हैं, तो आप हमारे लिए दुआ करें। तो मैंने कहा ये तो हम शबाना रोज़ करते हैं, मज़ीद इसमें तेज़ी ले आएंगे, आप मज़ीद कुछ हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए हमारे हक़ में आवाज़ उठाएं।
तो मैंने इसकी हानि कराई कि हम डेफिनेटली काम करेंगे, आपके हक में आवाज़ जिस लेवल पे जिस प्लेटफॉर्म पे भी हुआ उठाएंगे, इसके अलावा हमें कोई काम बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, और प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहती है कि आपकी आवाम जो है वो वहाँ पर जाके जिहाद नहीं कर सकती। पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि वो यहाँ से वीज़ा प्रोसेस क्लियर करे, बॉर्डर्स को क्रॉस करे, क्लैशनकोफ उठाए और वहाँ पर जाके लड़ना शुरू कर दे। लिहाजा हम आपकी आवाम से वो जिहाद चाहेंगे जो कर सकते हैं। तो इस ज़मन में उन्होंने बताया कि हमें वहाँ पर अद्वियात की ज़रूरत है, और आपने अगर हमें अद्वियात डिलीवर करनी है तो अदारा मौजूद है, वो हमारे साथ इस मामले में ताउन कर रहे हैं, आप उन्हीं से रब्ता करें और उन्हीं के ज़रिए हमें एड दें। तो हमारी जो फ़ौज है, अगर इसको कोई कहे कि खामोशी से बैठिए, तो ऐसे मामलात नहीं हैं। वो ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं, उन्हें बेहतर पता है कि हमारी जियोग्राफी हमें कहाँ से खतरात लाक हैं, हम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आम लोगों की समझ से बालातर है, लेकिन जो अभी अप्रोच हाफिज साहब ने इस्तेमाल की वो काबिल तहसीन है, और मुझे यकीन है कि रात इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के सामने आएंगे और लोग ये चीज़ समझेंगे कि जो जिहाद है वो ये नहीं कि आपने सिर्फ मैदान अमल में तलवार लेकर निकलना है। जिहाद मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है, और उसकी मिसालें आज के इस दौर में मौजूद हैं। बिल्कुल हैदर गिलानी साहब, आप ये भी तो देखें कि हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके, जहाँ पे अगर कोई बड़े स्कूल्स या ज़्यादा स्कूल्स तालीमी जो इदारे वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी जो मजहबी रहनुमा है, इस्लामी तालीमात देने वाले हैं, कोई मदरसा है, मस्जिद है, तो अब इस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि वो अपने जो उनके बच्चे उनके पास पढ़े हैं, जो नौजवान उनके पास ज़ेर तालीम हैं, वो उन्हें समझा सकेंगे, उन्हें एजुकेट कर सकेंगे। और दुनिया में पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक कॉन्सेप्ट, एक बयानिया बनाया गया था कि जी आप अपने मदरसों में ऑपरेशन करें, आपके मदरसों में दहशतगर्दों की तरबियत की जा रही है, इससे वो कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा। वो जो कॉन्सेप्ट है वो ना सिर्फ कि चेंज होगा, बल्कि हमें ये लगता है कि बहुत पॉजिटिव इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया, इसके बड़े दूर आएंगे कि जब ये दुनिया को पैगाम जाएगा कि ये तमाम उलमा मशाइख जो आर्मी चीफ साहब के साथ एक ज़ुबान होकर इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और उन्होंने इस चीज़ की तायद की कि इस दौर में जो इस दौर के मुताबिक जिहाद करना होगा और हमें बाकी चीज़ों को भी देखना होगा। तो यकीनन जब इन मदरसों के से एक नर्म मैसेज सामने आएगा, तो उससे जो उनका एक इमेज आम दुनिया के सामने बन चुका है, उसमें भी तब्दीली आएगी। और लोग और ये ज़रूरी समझता हूँ कि इसको खोल कर बयान किया जाए कि हमारे जो चंद ऐसे लोग थे जो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करते थे और ज़हन साजी करते थे और वो अपने तरह का सामने पहुंचाते थे। आप लोगों को ये पता होगा कि इस्लाम क्या है, जिहाद क्या है और दहशतगर्दी क्या है, कोई किसी को बरगला नहीं सकेगा। हैदर गिलानी साहब जी बिल्कुल, जब आप देखें कुरान को लेकर चलेंगे, मैंने हाफिज साहब से बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में जब वो अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स दे रहे थे, तो मैंने उनसे अर्ज की कि आप हमें एक इसका कुलिया भी अता कर दें, नायत कर दें। और उस कुलिये से बता दी थी कि हमें एक सेट पैटर्न दे दें। जैसे आर्म फोर्सेस के इदारे हैं, वहाँ पर एक निसाब दिया जाता है जिस निसाब के तहत सब ने चलना होता है। लेकिन हमारे होता है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तबकात हैं, मुख्तलिफ मसालिक हैं और हर मसलक अपना एक जो है ना निसाब लेके चल रहा है। तो ऐसे में हर एक के सामने जिहाद की एक सेपरेट डेफिनेशन है, वो उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो जब आप निसाब एक दे देंगे, आप इन्हीं उलमा को ये कहेंगे कि आप लोग कुरान करीम को अपने उस तालीमी निसाब का हिस्सा बनाएं और बाकायदा तर्जुमे को उन मदरसे के स्टूडेंट्स के सामने, जब उनको आप हाफिज़ कुरान बना रहे हैं, आप उनको कारी कुरान बना रहे हैं, तो आप साथ साथ उन्हें कुरान समझने वाला भी बनाएं, ताकि जब कुरान को तो उसका इतलाक अपनी जिंदगियों पर करेंगे। तो जब जिंदगियों पर होगा तो एक नरमी का रवैया आएगा। और वो नरमी का रवैया कतई ये नहीं कहता कि अगर आपके घर में कोई घुस के आपको मारे तो आप चुप करके बैठ जाएं। वो नरमी का रवैया ये कहता है कि अगर आपके हमसाये में कोई मुसलमान वो जुल्म की चक्की में बिस रहा है तो आप फिर भी खामोश रहें। यानी कि एक बड़ा ही म्याना रवि का जो दर्स है वो हमारा कुरान है। तो जब हमारे दरमियान मौजूद है तो हमें चाहिए कि मेरी उनसे रिक्वेस्ट वहाँ पर भी थी, तो अभी मैं आपके दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारा निसाब एक करें, एक और उलमा की मीटिंग बुलाएं, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं
और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप तमाम लोग जो फोरमोस्ट जो चीज़ है वो कुरान करीम को रखें और उसका इतलाक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निसाब एक जैसा होना चाहिए ताकि सब तरह से एक बराबर एजुकेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया पीर हैदर गिलानी साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट आज अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला अपनी तमाम तर रौनकों, नित नए रिकॉर्ड्स और तनाज़ात के साथ आज इख्तिताम पजीर हो जाए। आखिरी टाकरे में वर्ल्ड कप की हॉट फेवरेट टीम्स भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं। दुनिया क्रिकेट का नया आलमी चैंपियन कौन होगा ये तो कुछ वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन भारतीय सुरमाओं ने अपनी शानदार कारकर्दगी से शायकीन को खूब महसूस किया। भारत इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है, जबकि टीम ऑस्ट्रेलिया अपने पहले 2 मैचेस में शिकस्त के बाद तमाम मैचेस जीतकर फाइनल में जगह बना पाई है। दूसरी जानिब भारत में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान कई तनाज़ात ने जन्म भी लिया, जिनमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों और तमाशाइयों को वीज़े जारी करने में ताख़ीर की गई और पाक दुश्मनी का खुला सबूत दिया गया। आज के मैच के हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से बात के साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अली ज़िया साहब और हमें ज्वाइन करेंगे नसीम राजपूत साहब कुछ ही देर में। तो अली ज़िया साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़िया साहब आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? आज फाइनल मैच है, बिलाखिर आज वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। कौन सी टीम आपकी फेवरेट है या आप समझते हैं कि किसके चांसेस ज्यादा हैं कि आज का फातेह कौन होगा? देखिए, मेरी फेवरेट तो ऑब्वियसली इंडिया थी। द वे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जिस तरह वो खेले थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अनबीटन साइड, वेदर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, बैटिंग सेकंड कर रहे हैं, लेकिन आज का पहला हाफ में काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट कर दिया था, इसलिए कि टॉस जीत के उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। हालांकि रोहित ने कहा था कि मैं भी टॉस जीता तो मैं बैटिंग करूं। देन आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक जो बनाई, 240 इन अ फाइनल मैच, अच्छा डिसेंट टारगेट है बट नॉट अ मैच विनिंग टारगेट। दो इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट आई थिंक जो ड्यू फैक्टर है ना उसको जहन में रखा था। लास्ट टाइम भी अहमदाबाद में ड्यू थोड़ा सा ने पार्ट प्ले किया था, प्लस वो पिछले 2-3 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें एग्जैक्ट टाइम पता था ड्यू किस वक्त आएगा। शुरू में ड्यू की वजह से आधा पौना घंटा बॉल काफी स्विंग होता है और वो आपने देखा कि 3 आउट भी हो गया। आई थिंक बैटिंग में थोड़े जरूरत से ज्यादा सबड्यूड हो गए। मेरे ख्याल में रोहित ने एक बैड शॉट मारी, थिंकिंग टैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि 2 बॉल रह गए थे इन पावर प्ले और वो उन लिमिटेड 2 फील्डर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे कि मैं जितने भी कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं थी उस शॉट की। देन जो शुभमन गिल को अच्छा वर्कआउट किया था आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उन्होंने शॉर्ट पिच किया। हालांकि शुभमन गिल दोनों साइड पे खेलते हैं, कट भी बड़ी अच्छी मारते हैं, आई डोंट नो वो थोड़ा पुल मारने गए। ये बॉलर्स है टॉल, तो इनका थोड़ा ज्यादा बाउंस करता है और वो उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर कोहली और मेरे ख्याल में शरीयस आयर का आउट होने ना कोहली को बड़ा सबड्यूट कर दिया। बहुत देर लंबा वो सिंगल पर गया, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग पे बिल्कुल प्रेशर बिल्डअप नहीं किया। टेक्निकली फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी थी, कैप्टेंसी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। बट आई थॉट कि जो पहला स्पेल किया है बॉलर्स ने बड़ी अच्छी स्विंग हो रही थी। आई थिंक शामी गॉट अ लिटिल बिट ओवर एक्साइटेड, क्योंकि जितना उनका स्विंग हो रहा था और आते एक आउट भी कर दिया था, आई थिंक उन्हें थोड़ा सा उस स्विंग को ज्यादा एक्यूरेटली इस्तेमाल करना चाहिए था। तो लकी भी रहे, इंडिया भी लकी रही, स्मिथ ने वो रिव्यू नहीं लिया। एंड जो था उसके बाद लबुशान ने उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट राइटली एट राइट टाइम ट्रेविस हेड और लबुशान ने ऑलमोस्ट 100 रन्स की पार्टनरशिप कर ली है। एंड आई थिंक अंटिल अनलेस बहुत जल्दी इंडिया 1 या 2 आउट नहीं करते, क्योंकि 4 बॉलर्स है उसके बाद। इसके बाद ऑब्वियसली मैक्सवेल आएंगे एंड देन इंग्लिश विकेट कीपर, उन्हें भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो दिस इज द टाइम इंडिया को विकेट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया विल बी यस बिल्कुल ठीक है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी नसीम राजपूत साहब। अली साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। नसीम राजपूत साहब, क्या समझते हैं आप, इंडिया जो वर्ल्ड कप तक तकरीबन सारे मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ तो 300 प्लस की इनिंग्स खेलता रहा है, 400 के करीब बाकी मैचेस में रन्स का उनका स्कोर जाता रहा है, लेकिन आज फाइनल में 240 कैसे, क्यों?
नसीम साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कहने का मकसद ये है कि हाँ, कोई एक दिन हो सकता है किसी भी टीम का, और आज इंडिया का ये दिन था। इंडिया की टीम जिस तरीके के रन स्कोर कर रही थी, उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही थी। आज ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बात करूं उनके कैप्टन पैट कमिंस की, तो आज जो कमिंस ने बॉलिंग की, जो स्पेल किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो एक ऐसा स्पेल था, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो कि उनके तमाम बॉलर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 10 ओवर में कोई एक बाउंड्री भी कंसीड नहीं की पैट कमिंस ने, यानी कि कोई एक सिंगल लूज बॉल जो है वो नहीं किया, और विराट कोहली जैसी की विकेट हासिल की। आई थिंक विराट कोहली की विकेट जो थी वो इंडिया का स्कोर अगर हम 249 रन पर देख रहे हैं तो सबसे क्रूशल थी। अब तक अगर हमने इंडिया की बैटिंग को देखा है तो इंडिया के टॉप ऑर्डर देख लें आप, शुभमान गिल हो या रोहित शर्मा हो, या उनके नीचे आप अगर चले जाते हैं तो केएल राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, ये कोहली के इर्द गिर्द खेलते रहे। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, अगर कोहली के आप इतने रन्स देख रहे हैं तो आप इंडिया के इतने रन्स देख रहे हैं। बिल्कुल। आज कोहली का जो इनसाइड एज लगा, ये क्रिकेट के टर्म में बड़ा बैड लक आउट होता है। अली भाई हमारे साथ मौजूद है, अली भाई इसको एग्री करेंगे। कोई जो कुछ बैड लक वाले आउट होते हैं उनमें कोहली आउट हो गए, वरना तो आज भी वो जिस तरह की बारी ले रहे थे शायद ये स्कोर 300 प्लस हो जाता, और अगर 300 प्लस होता तो उसका इम्पैक्ट एक डिफरेंट था। लेकिन वेरी वेल बोल्ड ऑस्ट्रेलिया, जो उन्होंने फील्डिंग की है आज, अगर जो रोहित शर्मा का कैच लिया है ट्रेविस हेड ने, और इस वक्त जो वो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं गिरने दिया। हालांकि सब बात कर रहे थे कि टॉस जीतने के बाद आपको इंडिया को बैटिंग नहीं देनी चाहिए थी, मैं भी पर्सनली ये बात कह रहा था, लेकिन अगर हम अहमदाबाद का इसी वर्ल्ड कप में ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 4 में से 3 मैच ऐसे थे कि जहां पर जिस टीम ने टारगेट चेस किया वो जीतने में कामयाब हुई, तो वो विक्ट्री के साथ गए और अब तक तो सक्सेसफुल लग रहे। लेकिन जितना नया बॉल इंडियन बॉलर्स का स्विंग हो रहा था वो अब उस तरीके से स्विंग नहीं हो रहा, चूंकि स्लो पिच पे इस मैच का इनेकाद किया गया, तो नए बॉल से तो ठीक है शामी बड़े इफेक्टिव दिखाई दे रहे थे और बॉलर, लेकिन इस वक्त ट्रेविस हेड के सामने किसी की नहीं चल रही है, और बहुत ही मुश्किल में इस वक्त इंडियन टीम। लेकिन वो बात सही कह रहे हैं अली भाई, इस जगह पर भी एक विकेट अगर मिलती है तो ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने सिर्फ 183 रन स्कोर किए थे, और उस वक्त की बहुत बड़ी टीम थी वेस्ट इंडीज, वो बना नहीं सकी थी। तो ये वर्ल्ड कप फाइनल का अपना प्रेशर है, आखिरी बॉल तक जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता कहना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमें तो ये लग रहा है जिस तरह से कि इंडिया खुलकर खेल रहा था बाकी सब टीमों के खिलाफ, जिस तरह के आपने भी आज समराइज किया है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कंट्रोल्ड खिलाया है और एक लंबा टारगेट करने से बचा लिया है खुद को, कि उन्हें फिर भागना पड़ता है एक बड़े टारगेट के पीछे 300 प्लस या फिर 400 के करीब। तो लग तो ये रहा है कि हो सकता है कि आज ऑस्ट्रेलिया ही विनर हो जाए। देखिए, आपको याद होगा 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो राउंड मैच खेला गया था इस वर्ल्ड कप का, वो भी कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले बैटिंग की थी, 190 प्लस रन स्कोर किए थे, और उसके बाद जो है वो आपको याद होगा कि सूरत हाल ये थी कि इंडिया के 2 रन पे 3 आउट हो गए थे, और फिर बहुत ही आसान कैच ड्रॉप हुआ था विराट कोहली का, वो और केएल राहुल फिर उस मैच को जिताने में कामयाब हो गई थी, वरना इंडियन टीम भी बिल्कुल बैकफुट पे चली गई थी। 5-6 रन पे उनके 4 आउट हो जाते प्लस विराट कोहली। तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर तो उस मैच में भी क्रिएट किया था, लेकिन वो जो एक बहुत डॉली कैच गिरा था उसकी वजह से कहीं ना कहीं चांस था। देखिए, इस वक्त की जो कंडीशन है, अगर आज के मैच की हम बात कर लेते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले, लेकिन जिस तरह उस वक्त विराट कोहली को चांस मिला था वो चांस यहाँ पर अभी तक मिला नहीं है। ट्रेविस हेड की मैं बात कर लेता हूँ या किसी और लबोशेन की बात कर लेता हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी। देखे ना, एक कितना बड़ा वो स्टीव स्मिथ का अगर वो रिव्यू ले लेते तो फिर इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, तो वो इतनी बड़ी एक मौका था जो इन्होंने जाया किया। तो ऐसा लग रहा है कि शायद 6th टाइम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का ताज अपने सर पे सजाएगा, ऐसा लग रहा है 6th टाइम हो जाएगा इस दफा, आधे दर्जन हो जाएंगे। चले, अली ज़िया साहब हमारे साथ हैं, नसीम साहब उनसे भी बात करते हैं। अली ज़िया साहब, आप क्या समझ रहे हैं, इंडिया ने, ठीक है होम ग्राउंड है उनका, होम क्राउड है उनका,
और जो पिच कंडीशंस हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं, हर चीज़ से उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअली, बहुत प्रैक्टिकली फ़ायदा उठाया, जो कि बनता भी था उनका। लेकिन पाकिस्तानी टीम बहुत जल्दी दौड़ से बाहर हो गई। क्या वजूहत देखते हैं आप? पाकिस्तान का आपने पूछा? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान का तो अब बात नहीं, बहुत जल्दी दौड़ से बाहर हो गए ना, सेमीफाइनल या करीब तक भी नहीं आए हम। हो गया। देखिए आपको जब 4 मैच आप टॉप टीम से हार जाते हैं ना, एवरी टॉप टीम से, तो असल में उनसे पॉइंट लेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वो टीम्स को अगर आप किसी को नहीं जीतते, एक्सेप्ट आप न्यूजीलैंड को जीते, वो भी शॉर्टन मैच में, तो फिर आपके चांसेस करने बहुत मुश्किल होते हैं। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कंट्रोवर्सी। पाकिस्तान टीम को सारी दुनिया वन ऑफ द फेवरेट्स कह रही थी, लेकिन हुआ ये है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट, अभी एशिया कप पे गए नहीं तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, एंड देन टीम ने वो टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला, इंजरीज हो गई, सो दे वर थोड़ी सी बैड लक भी रही पाकिस्तान की, बट वो डिसजॉइंटेड रहे। फार टू मेनी कंट्रोवर्सीज, कोई डिनायल नहीं आ रहा, कभी लड़ाई की बात हो रही है, कभी कुछ बातें हो रही है। आई थिंक ये इसके लिए प्लेयर्स को ग्रूम भी करना चाहिए। एट सर्टेन टाइम्स आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया को यूज करना बंद करना चाहिए, इट्स सच अ बिग टूर्नामेंट। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप खुद नहीं देखते तो आपकी फैमिली महसूस करती है हर चीज को, आपके दोस्त और वो लिखना शुरू कर देते हैं, कोई हक में लिखता है, कोई अगेंस्ट लिखता है। सो आई थिंक पाकिस्तान नेवर लुक्ड अ टीम के जो क्वालिफाई करेगी फॉर द सेमीफाइनल, क्योंकि हम तो जब बिल्कुल भी बाहर हो गए तो इस तरह क्वालिफाई कर सकती है। वो मीनिंगलेस एनालिसिस थे उसके बाद। देखिए जहां तक आज की बात करें, नसीम ने बहुत अच्छा परफेक्टली इसको डिफाइन किया। देखिए उसने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया, उन्होंने एक्चुअली टेक्निकली वर्कआउट किया था हर बैट्समैन, और काउंटर के लिए मेरे ख्याल में इंडिया के पास वंस रोहित शर्मा ने स्टार्ट तो अच्छा दिया, बट शेरियास आयर जब आउट हुए ना, तो वो जो कोहली एक आराम से खेलता रहता था, शेरियास थोड़ी देर बाद ओपन अप होता था और वो स्ट्रॉन्ग हिटिंग करता था, वो मौका नहीं मिला। वो बड़ा इंपॉर्टेंट कमिंस की विकेट थी। एंड देन मेरे ख्याल में आई डोंट नो वेदर राहुल एंड कोहली थॉट के टू मच प्रेशर होगा नेक्स्ट बैट्समैन पे, हालांकि अभी सूर्या कुमार भी थे और जडेजा, बट जडेजा एज अ बैट्समैन हैजंट बीन वो जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस होती है एज ए गुड ऑलराउंडर की, वो बैटिंग में तो नहीं दे सकते एट अ क्रूशियल टाइम। फिर सूर्या कुमार, आई डोंट नो वो अपनी नेचुरल गेम को छोड़ के क्यों सिर्फ खेलना शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया। मे बी दे थॉट के 250 इज अ गुड इनफ स्कोर, जो कि रात के टाइम पे अगर ड्यू पड़ जाती है, खासतौर पे पहले 10 ओवर्स के बाद, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता बैटिंग के लिए, क्योंकि स्पिन हो रहा है अभी भी जडेजा का, बट वो इतना पेनिट्रेटिव स्लो है और अभी तक चांस भी कोई नहीं मिला। सो आई थिंक थोड़े से इंडिया ने जो भी उनका थॉट प्रोसेस था उस पे आई डोंट नो कि वो क्यों इतना खेले। फिर नसीम ने भी कहा कि कोहली की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी इनसाइड एज जगह। तो मैं बहुत दफा कह चुका हूँ कि इन अ नॉकआउट स्टेज इंडिया इज अ हॉट फेवरेट। ऑस्ट्रेलियंस के डीएनए में है, they don't come only to participate, they come here with a champion mindset। और वो साबित भी है, 8वां फाइनल खेल रहे हैं अभी, जब 5 में चैंपियन है, this may be the 6th out of 8 फाइनल्स, सिर्फ 2 फाइनल्स हारे हैं। तो असल बात ये है कि वो compete भी करेंगे और चैंपियन माइंडसेट के साथ चलते। आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी थी, टेक्निकल फील्ड प्लेसमेंट, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, और अब उन्होंने अपने लिए टारगेट बहुत आसान कर लिया। बट द गेम इज नेवर ओवर अंटिल इट इज ओवर। अगर अभी भी इंडिया जल्दी से विकेट लेगा तो दे कम बैक इन द गेम, अदरवाइज आई थिंक बिल्कुल इट विल बिकम अ वेरी नसीम साहब, बीइंग पाकिस्तानी, हम सब के जो जज्बात हैं वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ ही होते हैं, लेकिन चलें हमारी टीम तो नहीं पहुंच सकी फाइनल तक, लेकिन ये भी फिर होता है कि अगर इंडिया है फाइनल में तो हमारी जो फेवर्स हैं, जो हमारी वेल विशेस हैं, वो इंडिया के कंपैटिटर के साथ होती हैं कि भले जो भी टीम खेल रही है, लेकिन फिर हमें यही होता है कि अगर हम नहीं जीते तो फिर इंडिया भी नहीं जीते, कोई और बेशक जीत जाए। आपके आज क्या सेंटिमेंट्स है? देखिए मिलते जुलते ही हैं ऐसे जाहिर। अब बात ये है कि बहुत सारी चीजों में हमने देखा इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा फेवर दिखाई दिया। देखें, अगर मैं बात करता हूँ जे शाह साहब के दौर में जो ये वर्ल्ड कप खेला गया, इससे पहले भी मैंने इंडियन के कई सारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों को देखा
काम करने का मौका मिला। मैं इंडिया में कई सीरीज जाके कवर की, जगमोहन डालमिया साहब के दौर से बात करूं, श्रीनिवासन साहब थे, अभी सौरभ गंगुली थे, ऐसा लगा जेशा के दौर में क्रिकेट को जरा ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं हुआ करती थी वर्ल्ड कप के साथ। अंपायरिंग स्टैंडर्ड पे लोग बात कर रहे हो, पिच फिक्सिंग पे लोग बात कर रहे हो, लोग बात कर रहे हो कि इवन की कोई यहाँ तक सोचने पे मजबूर हो जाए कि इंडिया के बॉलर इतना ज्यादा स्विंग कैसे कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जी हाँ। लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खेल के साथ जुड़ी जो माजी में नहीं थी। टॉस की कंट्रोवर्सी आप देखें कि आज वो कॉइन दरमियान में गिरा, वो कि वो रोहित शायद जानबूझ के ना भी करते हो, लेकिन एक दफा हो जाए, 2 दफा हो जाए, 3 दफा हो जाए, आपको याद होगा बाबर आजम तो टॉस की जानिब चल दिए थे। तो मैं इस लिहाज से भी कहूंगा कि अगर जितना फेवर इंडिया को मिल रहा था, वो पिच भी चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे में ना जीतना चाहिए, जीतना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि चंद महीनों के बाद अगले साल के शुरू में इंडिया में आम इंतखाबात हैं और नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जय शाह साहब, ये मकसद है कि अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों में शायद उनको सपोर्ट होगी वहां पर। वो एक चीज लोगों के जहन में जरूर चल रही थी, लेकिन बात सारी ये कि इतना फेवरिज्म जो है वो होना नहीं चाहिए। आईसीसी तो अगर मार्क बाउचर ये बात कह रहे हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कोई एग्जीक्यूटिव फर्म लगती है, तो इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा तमाशा हो नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ अलीज़ा साहब, अलीज़ा से बात की है नसीम राजपूत साहब ने भी कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी इसमें देखने में आई। बेशक इंडिया के होम ग्राउंड पे हो रहा था, लेकिन हर चीज़ की फेवर अपने ही तरफ मोड़ लेना, इस वर्ल्ड कप में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी देखने में आई जो पीछे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में देखने में नहीं आई थी। पिचेस पे कंट्रोवर्सीज, गेंद पर कंट्रोवर्सीज, टॉस पर कंट्रोवर्सीज, और फिर जिस तरह से हट धर्मी से खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी फैंस के, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के वीज़े नहीं दिए गए, जारी नहीं किए गए, तो ये जेब तो नहीं देता था। अगर आपका दिल इतना छोटा है तो फिर इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने का हौसला रखें। बिल्कुल, आप देखिए ना हमारे अली साहब, अलीज़ा साहब। जी अली भाई, आप बोले नसीम, आप बोले भाई, आप बात कर रही। जी अलीज़ा, खत्म हो जाएगा, मैं बात नहीं कर रहा था। मैं इतनी सी बात कर रहा था कि ये जो मामला है सारा, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग आज हुई है, पहला दिन था और उसके बाद ये 21 तारीख तक जारी रहेगी। मेरे ख्याल है खेल को बचाने के इकदाम करने चाहिए, जितना ऑलरेडी पैसा इस खेल में इन्वॉल्व हो गया है, और अब बहुत जरूरी है कि खेल को भी बचाया जाए, वरना जितना कमर्शियल हो गया, जितनी लीग्स हो गई हैं, आईसीसी के हाथ में पहले ही बहुत कुछ नहीं रहा, ऐसा ना हो कि बीसीसीआई के हाथ में भी कुछ ना रहे और ना आप जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के हाथ में रहे। अभी से बहुत कुछ देख लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अली साहब, आपका क्या पॉइंट है इस पर? जी देखिए, 2-3 बातें जैसे कि ऑब्वियसली देयर वर कंट्रोवर्सीज जो कि हुई हैं, बट मैं जनरली इंडिया को देख के दे लुक्ड अ हॉट फेवरेट टीम और एक अच्छी क्रिकेट को एंजॉय कर रहा था मैं। उनकी इंडिया की जो ओवरऑल बैटिंग एंड बॉलिंग और बाकी टीम्स की भी, जो टीम अच्छी नहीं खेली वो नहीं जीती। मैंने पहले भी कहा इंडिया इज अ हॉट फेवरेट, बट ऑन अ डे इन जो है, अगर इंडिया हैज लक अगेंस्ट देम, अभी एक डिसीजन हुआ, अगर अंपायर उसको आउट दे देता तो इट वाज आउट लबुशाने का, एंड द गेम कुड हैव चेंज्ड, जो इस दफा इंडिया के हक में नहीं गया। देखिए, कुछ कंट्रोवर्सी है जो बड़ी ओपन नजर आएगी, जी पिच क्यों चेंज किया गया। अब ये तो एडी एटकिंसन जो आईसीसी का था उसको चेंज नहीं करने देना चाहिए था, बहरहाल। लेकिन ये जो मैं टॉस की कंट्रोवर्सी बड़ी मीनिंगलेस लगी, टू बी ऑनेस्ट। आप इसका मतलब है, जब ये कंट्रोवर्सी हुई है इंडिया के मामले में, हमारी कंट्रोवर्सी जरूरत से ज्यादा भी फ्लेयर अप कर जाता, और हुआ ये है कि अगर वो करीब फेंक रहा था और ये शुरू के 2-3 में लोगों को पता चल गया था, तो एक सर्टन बात हो सकती थी विद द मैच रेफरी के आप करीब फेंको। प्लस इसका मतलब है कि आप ऑलमोस्ट 4-5 लोगों को एक्यूज कर रहे फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, लाइक द मैच रेफरी जो कि गोरा भी है, यूजुअली गोरा ही है, मतलब बाहर से है, और दूसरा कैप्टन भी। तो आई डोंट नो, मुझे उस कंट्रोवर्सी में तो कोई इतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं है, बट पिचेस को चेंज करने की अगर हुई है और ये था, तो वो प्रेरोगेटिव इन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होना चाहिए, जो जनरली होम सीरीज में होता है, तो उसमें नहीं देना चाहिए था वो। लेकिन ओवरऑल मैंने वर्ल्ड कप को बहुत एंजॉय किया है, जितनी भी टीम्स खेली हैं अच्छा खेली हैं,
आई एंजॉयड द मैचेस और मैंने हॉट फेवरेट कहा हुआ था इंडिया को मेरे ख्याल में 240 में भी मेरे ख्याल में था, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि क्राउड कई दफा आपके हक में होता है, बट एट टाइम्स इट बिकम्स टू मच प्रेशर आल्सो। अब क्राउड प्लस द फाइनल का प्रेशर, आई थिंक उसने थोड़ा सा अफेक्ट किया है इंडियन प्लेयर्स को, क्योंकि शुरू में जो आउट होना रोहित का, इट वाज अ बैड, रियली बैड शॉट टेक्निकली। 2 बॉल रहते थे वो 10 ओवर को, जो मुझे लगा कि उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। एंड देन शुभमन गिल ट्राइंग टू मैच रोहित, ये जितनी बार वो जल्दी आउट हुए हैं इस वजह से हुए हैं, लेकिन टेक्निकली वर्कआउट किया था आउटसाइड दी ऑफ का। मैंने पहले भी कहा उन्हें थोड़ा सा बाउंस मिलता है। फिर आयर का आउट होना वाज पहले, एंड देन फिर कोहली का आउट होना एट अ टाइम जब वो काफी स्लो खेल के एक पार्टनरशिप बिल्ड कर चुके हैं। फिर केएल राहुल आउट हुए, फिर सूर्या कुमार, यानी जब भी उन्होंने कोशिश की है टू ब्रेक फ्री, ऑस्ट्रेलिया केम बैक एंड गॉट अ विकेट। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो टीम कभी भी बड़ा बिग स्कोर नहीं करती, बड़ा स्कोर नहीं। बहुत शुक्रिया अली ज़िया साहब, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ। अब मैच की इस वक्त सिचुएशन ये है कि 20 ओवर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 74 रन चाहिए। कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि इस बड़े क्रिकेट मेले का विनर कौन होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।